आलम किसी हारे जवारी की तरह वापस अपने घर लौटा। फातिमा को जाने का तो कह दिया था, अब उसको पछतावे ना घेरा था। उसने ऐसा क्यों किया? वो सुन नहीं रही थी तो जबरदस्ती अपनी बात कहता। अगर वो उसके साथ रहना नहीं चाहती थी तो वो दबाव डाल सकता था, क्योंकि वो शौहर था। उसका हर तरह के अख्तियार तो थे उसके पास, पर वो अपनी मोहब्बत के सामने कमजोर हो गया था। क्यों हो गया था वो कमजोर? ये वो सवाल था जो बार बार उसको बेचैन कर रहा था। अभी तो उसको कटवेर ही हुई थी। घर में आए तो अजीब एहसास ने जन्म लिया था। उसको अपना दम निकलता महसूस हो रहा था। वे अख्तियार आलम ने अपना सीना मसला। अंदर जाने के बजाय वो लान की तरफ आया तो हैरत की इंतहा रही, जहाँ खूबसूरती से दो टेबल्स को सजाया गया था, जिसको कैंडल लाइट डिनर भी बोल सकते थे। जबकि दूसरी तरफ टेबल पर खूबसूरत सा केक पड़ा हुआ था। ये देख कर आलम को नदारत ने घेरा। वो सारी रात उसका इंतजार कर रही थी। ये सोच आते ही आलम का दिल क्या खुद को शूट कर दे। उसको समझ आया फातिमा ने इतना गुस्सा क्यों दिखाया था, पर फिर भी ऐसा तो नहीं था जो वो एतबार भी न करती। क्या इन 2 सालों में वो फातिमा का एतबार भी जीत नहीं पाया था? आलम को खुद पर हंसी आई। वो जलता हुआ टेबल पर आया जहाँ केक पड़ा हुआ था, जहाँ खूबसूरती से हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ था। आलम की नज़र केक के यहीं पास संजीलक पर पड़ी तो उसका माथा टटका। आलम ने हाथ आगे करके उसको उठाकर कूला रपोटस देखकर आलम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो बार बार उसको देखता रहा। फातिमा परिगणक थी। आलम को अपनी आवाज़ किसी खरी से आती महसूस हुई। शर शर शर। आलम रपोटस वही छोड़कर बाहर की तरफ भागा। अंदरी गहराई को उसको अपना आप आज पहले से ज्यादा खाली महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने बार बार रहा करकश आ रहा था, जिससे वो जितना दूर भागती उतना पास आ जाते। अपने कमरे में आकर उसने लाइट्स बंद कर दी, फिर थक हार कर ऐसी ही बेड पर लेट गया। अंदरीब का माजी। अंदरीब वो अंदरीब, सोरा बेगम जो अंदरीब की चाची थी, उनके कमरे में आती जोर से आवाजें देती हुई अंदर दाखिल हुई। आहिस्ता, चाची रैन सो रही है। 18 साल अंदरीब ने सोती हुई 15 साल रैन पर नजर डालकर कहा, इस महारानी को भी उठाओ, मेहमान आ रहे हैं। घर का काम कौन करेगा? सोरा बेगम कड़ी नजरों से दोनों को घूरती हुई बोली, मुलाजमाए जो है वो कर लेगी। अंदरीब ने आराम से कहा, तुम दोनों फिर किस काम हो? उन्होंने घूर कर पूछा, अगर हम काम नहीं करती तो आपकी बेटियां भी नहीं करती। अगर हमसे काम करवाना है तो पहले उनसे करवाए। अंदरीब ने दो दो जवाब दिया। तोबा तोबा, तुम्हारी जबान, और खुद तुम क्यों खुद को मेरी बेटियों से मिला रही हो? कहा वो, और कहा तुम दोनों। सुबह बेगम पहले आसमान फिर उन दोनों की जानिब इशारा करती हुई बोली, मुझे कोई शौक नहीं आपकी बेटियों से मुकाबला करने का। कहा हम, और कहा। अंदरी भी उनके अंदाज में जवाब देती, पहले अपनी तरफ फिर फर्श की जानिब इशारा किया, जिससे सुगला बेगम को ताव आया। सुन, लड़की अंदरीब नान है। अंदरीब उनकी बात बीच में टोकती हुई बोली, बनना बाप की बच्चियां हो लिहाज कर रहे हैं, इसलिए तुम भी अपनी जबान पर कंट्रोल करो, वरना 1 मिनट नहीं लगाओ तुम दोनों बहनों का बोले और रिश्ता समझने पर। सुगला बेगम धमकी आमेज लहजे में बोली, ये जहमत आप ना करें, हम खुद अपना बोले और बिस्तर समेट लेंगे। बस आप चाचा से कहिए हमें हमारे वालद का हिस्सा दे। अब की सोई हुई टैन उठकर उनसे बोली तो सोलह बेगम हिस्से वाली बात सुनकर सिकता। अच्छा बस बस, बहुत बातें बिगाड़ ली, अब जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, फिर ये वक्त कहना हमें लेने वेन वाला क्यों नहीं आया। सोलह बेगम ने कमरे से जाने रही आफियत समझी, इसलिए अपनी बात के एहतमाम पर 9-2-11 हो। अपना हक लेना चाहे तो कैसे इनकी सांस गले में लटक जाती है। ऐन ने उनके जाने के बाद नखूद से कहा, जाने दो, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ और हर बार हिस्से की बात मत क्या करो। अंजलि ने नरमी से कहा, क्यों न करूँ मली, पापा की वफात के बाद इन सब ने कब्जा ऐसे जमा लिया है जैसे जाने कब से उनकी मौत का इंतजार था। ऐन सख्त लहजे में बोली, तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? अंजलि ने घूर कर पूछा, जाना है। क्यों नहीं जाना? यहाँ रहकर सारा दिन मुझे चाची की जली कटी सुनने या उनकी चाकरी करने का कोई शौक नहीं। ऐन कानों को हाथ लगाती बेड से उठ खड़ी हुई। पानी का एक गिलास तो देती नहीं, किसी को आई बड़ी चाकरी करने वाली। अंजलि खुशमगीन नजरों से उसकी पेट देखकर बोली, कानों को हाथ लगाए कल रात मैंने पूरा जग पानी का दिया था। एरिन झट से उसकी बात सुनकर पलटी। वो इसलिए ताकि मैं अपनी साइड टेबल पर रखूं, तभी तुमने अपनी साइड टेबल से पानी का जग उठाकर कोई देर नहीं मारा। अंजलि का दिल क्या अपना माथा पेट ने तभी कहा, उठा कर तो दिया ना, और वो भी पूरा पानी का जग। दूसरी बार जब तेल मारना होगा तो वो भी मार दूंगी। एरिन इतना कहती वाशरूम में बंद हो। हाय स्वीट हार्ट। अंजलि अपने कॉलेज ग्राउंड में बैठी थी। जब उस पर सीना ननी नींद में पर्सनल राउंड काफ उसके पास आता बोला, डोंट कॉल मी अगेन द वर्ड स्वीट हार्ट।
अंजलि नागवारी से बोली, ओके ओके, गुस्सा क्यों हो रही हो? नबील उस पे साथ बैठकर बोला, कोई काम था। अंजलि ने पूछा, बना काम के मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्या? नबील ने उल्टा उससे पूछा, नहीं। अंजलि ने साफ कह दिया कि नबील संजीदा हवा, क्योंकि मुझे फजूल बातों और काम के अलावा बहुत कुछ करना है, तो प्लीज तुम मेरा और अपना वक्त ज़ाया मत क्या करो, मुझे तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं। अंजलि अपना बेग उठाती दो टोक लहजे में बोली, पर मुझे तो है। नबील उसकी कलाई थामता बोला, तो अंजलि ने झटके से अपनी कलाई आज़ाद करवाई। उसको नबील की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। आज तो मेरा हाथ पकड़ लिया, दोबारा ये जरूरत मत करना। अंजलि सख्त लहजे में बोली। उसका एटीट्यूड देखकर नबील ने जोर से हाथों की बटियों को भेजा, तुम्हारा मसला क्या है? नबील जबत किए बोला, मेरा क्या मसला है? ये तुम्हारा मसला नहीं। अंजलि सर झटक कर बोली, तुमने इतना रेगू क्यों है? इसलिए कि तुम खूबसूरत हो, तो सुन लो, और भी बहुत सी खूबसूरत लड़कियां मौजूद है। नबील ने बताना जरूरी समझा, अच्छी बात है। उनमें से किसी एक को एम्प्रेस कर लो, क्या पता एम्प्रेस हो जाए, क्योंकि मैं तो नहीं होने वाली। अंजलि तंजिया लहजे में कहती, अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ दो। पीछे नबील बस उसको देखता रह गया। तुम्हें को मैं हासिल कर लूँगा, और ये सारी अकड़ न निकाली तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं। नबील खुद से बड़बड़ाता खुद भी वहां से चला दिया। ये कोई वक्त है घर आने का? सोलह बेगम ने उसको घर आते देखा तो पूछा, जिस पर अंजलि ताजुब से उनको देखती, फिर अपनी कलाई में मौजूद घड़ी को देखा जहाँ 3 बज रहे थे। मेरे प्रैक्टिकल थे, अंजलि ने बताया, आइंदा इतना लेट मत होना। वो सख्ती से वारन करती चली गई। अंजलि भी सख्त सांस खींचती अपने कमरे की तरह आई, जहाँ कहीं कार्टून देखने में मसरूफ थी। कार्टून देखने से अच्छा है आईने ने अपनी शक्ल देखो। अंजलि की बात पर आई ने अफसोस से उसको देखा, आपको अपनी इतनी बड़ी बहन कार्टून नजर आती है। आई जैसे सदमे वाली हालत में बोली, कोई शक है तो आईना पास में ही है, देख लो। अंजलि बाज नहीं आई तो आई ने पास पड़ा, कशक उसे देव मारा, जिसको केच करती अंजलि तका लगाने लगी। ये कच कोटेशन है, देख लो। शान से फातिमा शाह के केवल ने आती उससे बोली, रख लो, मैं चेक कर दूंगा। शाह आलम मसरूफ लहजे में बोला। जिस पर शानजे ने नजर उठाकर उसको देखा, जो पूरी तरह से लैपटॉप में टाइपिंग करने में मसरूफ था। शानजे ने घूर कर लैपटॉप को देखा, फिर बाहर जाने लगी तो शाह ने आवाज देकर रोका, 1 मिनट वेट करो, मैं इस काम से फारिग हो जाऊं तो कोटेशन वगैरह चेक करता हूँ, अगर कोई गलती हुई तो मैं बता दूंगा। शाह की नजरें अभी भी लैपटॉप स्क्रीन पर थी, जो शानजे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले भी 2 दफा कोटेशन मुस्तरद कर चुके हो, इस बार क्या तो अच्छा नहीं होगा। शांति की धमकी पर शाह ने सर उठाकर उसको देखा, जो गुलाबी कलर के शलवार कमीज में मलबूस साथ में बेचन दुपट्टा पहने तेज नजरों से उसको देख रही थी। क्या करूंगी तुम अगर मैंने इस बार भी मुस्तरद कर दी तो? शाह दिलचस्पी से उसको देख कर बोला, जब करोगी तो लग जाएगा। शांति ने नाक से मक्खी उड़ाई, अभी बताने में क्या हर्ज है? मैं क्यों तुम्हें बताऊं, और तुम मेरा वक्त ज़ाया नहीं करो, जल्दी से फारिग हो जाओ, मुझे और भी काम है। शांति की बात पर शाह स्पष्ट कर उठा, बस शांति फातिमा, आपकी अतला के लिए तरस देखे मैं आपका दास, आप मेरी बात नहीं। शाह दानत पेश कर बोला, मुझे पता है, इसलिए आपको बताने की या अर्ज करने या फिर इतला देने की कोई ज़रूरत नहीं। शांति ने हिसाब बराबर किया तो शाहदार देती नज़रों से उस पिस देखने लगा। अच्छा, मुझे एक गिलास पानी पिला दो, शाह ने कहा तो शांति केवल में मौजूद दूसरी टेबल पर आकर जब उठाकर गिलास में पानी रंगती उसके पास आई। जब शाह जाने क्या सोचकर अचानक बोला, वैसे तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए, ताकि हम अपने दूसरे बच्चे की पुलिंग करें? शांति जो हाथ में गिलास पकड़ती बड़े गौर से उसको बोलता देख रही थी। जब सारी बात समझ आई तो हाथ में पकड़ा पानी का गिलास उसके मुंह पर मारा। शाह झटके से अपनी जगह से उठता बेयकीन नजरों से उसको देखने लगा, जिसकी रंगत सो खनार थी। शर्म नाम की तो कोई चीज तुम्हें कभी पैदा ही नहीं होगी, बेहुदा इंसान। शांति जोर से गिलास टेबल पर फटकती वसे से केवल से बाहर चली, जबकि उसकी बात बादशाह का दिलकश पैका केवल में गूंज उठा। क्या बात है, इतनी वसे में क्यों हो, और तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? शांति अपने केवल आई तो ने सवाल के बाद सवाल पूछा, तुम यहाँ जा छोड़कर रिपोर्टर की जान क्यों नहीं कर लेती, सारी खूबियाँ तो है। शांति उस पर सवालों पर चढ़कर बोली, बस यार शांति क्या बताऊँ, मेरा खुद का बड़ा दिल करता रिपोर्टिंग करता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इंटरव्यूज लेने का और पॉलिटिशियन में जाने वाले लोगों से सवाल करने का, पर कि नहीं। एन उसकी बात सुनकर हसरत भरे लहजे में बोली, तो शांति का दिल क्या अपना सर दीवार पर मारे, तुम हर बात को अपना रंग क्यों देती हो? दूसरों का रंग देने से अच्छा है बंदा खुद का रंग दे।
एरन शाह ने बेनियाजी से बोली। रहान का दिल अंदलीब के इनकार पर उदास हो गया था, पर उसने सोच लिया था वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। अंदलीब के साथ जो हवा वो उसका पास था, और गुजरे हुए वक्त को गुजरा हुआ वक्त समझ के आगे बढ़ जाना चाहिए, ना का उसका रूप पाल लेना चाहिए। वो कुछ दिन जाग पर ना जाकर अंदलीब को वक्त देना चाहता था। तभी कुछ दिनों की लीव करनी थी। आज तुम ऑफिस नहीं रहे, मैं बोर हो गया। नवीर उसके कमरे में आता बोला तो वो अपनी सोचों से बाहर निकला। अरहान ने पूछा, न्यू जॉब है? न्यू नो, इस वजह से। नवीर चढ़कर बोला, क्योंकि आज ऑफिस में अंदलीब को न देखकर सख्त बेजार हुआ था। अरहान बस ये बोला, अंदलीब से बात होती है। नवीर कुछ तवक्को के बाद अपना लहजा सरसरी किए उससे पूछने लगा। अरहान को उसके मुंह से अंदलीब का नाम सुनकर जाने क्यों बुरा लगा। तुम क्यों पूछ रहे हो? अरहान उसकी जानिब देख कर बोला, क्या मैं नहीं पूछ सकता? नवीर ने सवाल के बदले सवाल किया। उसको पसंद नहीं कोई उसके बारे में डिस्कशन करे। अरहान संजीदगी से बोला, तो ये बात तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि हमें एक साल काम करते हुए 1 साल होने वाला है। अरहान ने बताना जरूरी समझा। ऐसी फिर तो काफ़ी हेलो हाय होगी। नवीर बगौर उसके तासरात नोट करता बोला, वो ज़्यादा किसी से हेलो हाय करना पसंद नहीं करती, अकेले रहना पसंद करती है, इसलिए तुम उससे दूर रहना। अरहान को नवीर से इनसिक्योरिटी महसूस हुई तो टोकने वाले अंदाज में कहा, क्या तुम उसको लड़ी करते हो? नवीर के दिमाग में जो सवाल आया वो अपनी ज़बान पर लाया। मैं प्यार करता हूँ उससे, और जल्द उससे शादी करूँगा। अरहान वारन करती नज़रों से उसको देख कर बोलता वहाँ से उठ गया। नवीर गहरी नज़रों से उसकी पश्त को देखने लगा। शादी तो उसकी मुझसे होगी कज़न, तुम्हारे लिए बेहतर है कि खुद साइड पा हो जाओ। उसके जाने के बाद नवीर खुद से बड़बड़ाया। आलम पूरा दिन फातिमा को तलाश करता रहा, पर उसको कहीं भी फातिमा नहीं मिली। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, आलम को अपनी जान जाती महसूस हो रही थी। उसको खुद बाहर से ज़्यादा असर आ रहा था। क्यों उसने फातिमा को इस हालत में अकेला छोड़ा? अब वो जाने कहाँ किस हाल में होगी। उसने हेरा से भी पूछना चाहा, पर कुछ मालूम नहीं हवा। रात के 3 बजे वो थके कदमों से घर आया तो अपने बाप और माँ को देख कर कज ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस वक्त उसके दिल दिमाग में बस फातिमा चल रही थी, पर जैसे ही उसकी नजर उन्हें सताई तो गुस्से की शदीद लहर पूरे वजूद में बोलती, महसूस तुम घटिया औरत, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आलम एक ही जश्न में उस तक पहुंचता गला बातें गुस्से से फटकारा। मुफ्तावर राजपूत और मुर्शिद राजपूत हैरत से उसका शदीद अमल देखने लगा। पागल हो गए हो क्या, छोड़ो। रूबीसा हंसी फंसी सी आवाज में बोला, जिस पर आलम ने अपना दबाव उसके गले पर बढ़ाया, जिससे रूबीसा की आंखें उबल कर बाहर आने के दर पर आई। आलम, छोड़ो, क्या जान निकालोगे बची की? मुर्शिद राजपूत होश में आती बोली, हर जान से मार दूंगा, क्योंकि इस औरत की वजह से फातिमा जान ने कहा छोड़कर चली गई मुझे, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। आलम झटके से उसको दूर करता चेखा, अरे वो तो थी 4 बार खुददार। मुर्शिद राजपूत उससे पहले फातिमा के खिलाफ ये उगती आलम दरस्तगी से उनको टोकने लगा। खबरदार अम्मा जान, आप में से किसी ने भी फातिमा के खिलाफ कुछ भी बोला मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आलम तेज आवाज में धाड़ा, होश में आओ आलम, ये किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? मुफ्तावर राजपूत नागवार लहजे में बोले, आप सब। आलम ने उन तीनों की जानिब इशारा किया तो सब अलट हुए। आप सब ने मिलकर कोई साजिश की है। आलम की बात पर उन तीनों का रंग पुराना न कहती थी। वो जादूगरनी है, कैसे तुझे हमारे खिलाफ कर? मुर्शिद राजपूत सटकाए लहजे में बोली, मैं पागल नहीं हूँ ना छोटा बच्चा, आप सब मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर फातिमा को या मेरे बच्चे को कुछ हवा ना तो आप में से किसी से भी ताल्लुक नहीं रखूंगा, भूल जाऊंगा। मेरे कोई अपने भी है। आप सब ने मिलकर मेरे किरदार को मेरी मोहब्बत के सामने मशकूक कर दिया है। मैं कभी किसी को माफ़ नहीं करूँगा। आलम अपने कदम पीछे की जानिब लेता बोला, इतनी बदमानी अच्छी नहीं। मुफ्तावर राजपूत कड़क लहजे में बोले, वो क्या सोच कर यहाँ आए थे और क्या हो रहा था? ना करे सिर्फ बदमानी हो, अगर यकीन हवा ना तो अपनी शक्ल देखने से सारी उम्र मरूम रखूंगा। आलम कितना कहता अंदर के बजाय दोबारा बाहर निकल गया। फातिमा को नहीं था पता वो कहाँ जा रही है। वो बस चलती हुई रोड के पास चलती जा रही थी जब एक गाड़ी उसके सामने आती नजर आई। उसका दिमाग माऊ फूटका था। वो बस खाली नज़रों से अपने सामने आती गाड़ी को देखने लगी। गाड़ी के बार बार बजते हारन ने भी उसको होश में नहीं ला पाया। फातिमा बस बीच रोड पर खड़ी हो, फिर अचानक जैसे ही अपने बच्चे का ख्याल आया उसने सरात से हटना चाहा, पर तब तक देर हो चुकी थी। गाड़ी वाला उसको टक्कर मार चुका था। आयन अलिफ आलम नी हम अलिफ, हमारा बच्चा आलन, हमारा बच्चा, ये वो आखिरी लफ्ज़ थे जो उसके मुंह से निकले, जिनके अदा करने के बाद वो होश ववास से बेदाना हो।
गाड़ी में जो कोई भी था वो दूर जाकर गाड़ी को ब्रेक लगाकर भागकर उसके पास आया, जिसका पूरा वजूद खून में लथपथ हो गया था। अरे पागल लड़की, तुमने तो बेचारी को मार दिया। अगर गाड़ी चलानी आती नहीं तो चलाते क्यों हो? आस पास भीड़ जमा हो थी, जिस पर सब लोग मदद करने के बजाय उसको बातें सुनाने लगे। मुझ बातें सुनाने से अच्छा है आप मेरी मदद करें इसको गाड़ी में ले जाने के लिए। उसने सब बात तासुफ भरी नजरों से देखकर कहा तो कुछ लड़के आने लगे, जिनको देखकर उसने हाथ के इशारे से रोक दिया। फिर फातिमा के नींद बेहोश वजूद को देखकर नफरत से उनको बुरी क्या कोई औरतें नहीं आ सकती, मर्दों का बहाना हो गया। उसकी बात पर कुछ औरतें बातें करती उसकी मदद करने लगी। फातिमा को गाड़ी में डालने के बाद वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करने लगी। उसका रुख अब अस्पताल की जानिब था। आप पेशेंट की क्या लगती है? डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में उससे पूछा। मैं नहीं जानती, बस गलती से उसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। उसने संजीदगी से बताया। देखे था तो ये पुलिस केस पर हमने शिराजी साहब की वजह से मामला संभाल लिया, पर आपको फिर भी कुछ पेपर्स पर साइन करना होगा। डॉक्टर ने कहा किस चीज़ के पेपर्स? अगर इलाज के दरमियान उस लड़की को कट हो गया था। उस पर जमींदार अस्पताल वाले नहीं होंगे, क्योंकि उनका एक्सीडेंट बुरी तरह सा हवा माथे पर भी काफ़ी गहरी चोट आई है। डॉक्टर ने तफसील से बताया। आप डॉक्टर होकर ऐसी नाउमीदी वाली बातें कैसे कर सकते हैं? उसको जैसे अफसोस हुआ वे हमारा काम था आपको आगाह करना। अब आकर बेहोश पे करें और पेपर्स पर साइन। डॉक्टर अपनी बात कहता आईसीयू की जानिब चला गया। काफ़ी देर हो गए, जाने उसकी तबीयत कैसी होगी। रात होने को थी, पर डॉक्टर ने कोई ख़ास तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था, जिस वजह से वो अब थोड़ा परेशान हो थी। कुछ देर और गुजरी तो उसको डॉक्टर बाहर आता नजर आया, जिससे वो फ़ौरन उनकी तरफ बढ़ी। कैसी है? शी वॉज आउट ऑफ डेंजर, बट डॉक्टर इतना कहता खामोश हुआ था, जिस वजह से उसको उलझन हुई। उसने पूछा सॉरी तो से, बट उनका बच्चा हम बचा नहीं पाए और वो कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर की बात पर उसके सामने फातिमा का अकस लहराया। उसको यकीन नहीं आ रहा था। वो शादीशुदा थी और माँ बनने वाली थी। दिल ही दिल में उसको गहरी शर्मिंदगी होने लगी और उन सब का जमींदार खुद को तसूर करने लगी। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? उसने खुद को कंपोज करके पूछा। होश में आकर वो जोरदार चेफें मार रही थी, जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं था, जिस वजह से अभी तो हमने नींद का इंजेक्शन लगाया है। होश में आए तो आप मिल सकती है, डॉक्टर ने बताया। तो उसने अस्पताल में सराया। 2 दिन हो गए थे आलम को फातिमा की तलाश किए, पर अभी तक कोई सलाह मिल नहीं पाया था। उसकी हालत काबिल तरस थी। 2 दिनों से वो एक लिबास में मलबूस था। वे कई बार नींद न करने की वजह से सोफ आंखें सुकून तो जैसे उसने खुद पर हराम कर दिया था। आलम मेरे बच्चे क्यों अपना हाल ऐसा बना दिया है? मिसेस राजपूत ने आलम की हालत देखी तो तड़प के बोली। क्यों, क्या रहा सब ने? वो टूटे लहजे में बोला। हमने कुछ नहीं, क्या यकीन करो। मिसेस राजपूत अब खुद शर्मिंदगी होने लगी थी। क्या मिला मेरी खूबसूरत जिंदगी बेरंग करने पर? आलम तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। आलम वो बेबस हुई। आप सब किसी के नहीं, किसी के भी नहीं, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरी परवाह होती तो आप सब मेरे और फातिमा के खिलाफ ऐसी चाल कभी न चलते। आलम अपनी जगह से उठता फट पड़ा। आलम तुम एक लड़की की खातर हम पर बेताल लगा रहे हो। मिसेस राजपूत ने तासुफ से उसको देखा। बेताल? आलम कितना कहता बेहनर का लगाने लगा। सीरियसली अम्मा जान, आपको लगता है मैं अब दोबारा आपकी बातों में आऊँगा? आप सब लोगों ने मुझे फातिमा की नज़रों में गिराने के लिए जो क्या था मैं वो कभी ना भूलूंगा, न कभी किसी को माफ़ करूँगा। आप लोगों ने मेरे एतबार को ठेस पहुँचाई है, मेरा दिल तोड़ा है, मुझे बेवकूफ़ बनाए है। आलम वैसे से पागल होता बोला हमें माफ़ कर दो। वफ्तावर राजपूत जाने कब वहाँ आए किसी को पता नहीं चला। माफ़ कर दो पर मुझे अभी फातिमा लाकर दे सही सलामत, और मेरा बच्चा भी। आलम की बात पर दोनों नज़रें चुरा कर रह गए। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। वफ्तावर राजपूत कमजोर लहजे में बोले। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, पर नतीजा क्या? ज़ीरो। आप लोगों ने क्यों क्या? अगर फातिमा से मसला था तो बता देते, मैं दूर ले जाता उसको। अल्लाह ने चाहे तो वो मिल जाएगी। मिसेस राजपूत ने उसको उम्मीद दिलाई। ये सब करते हुए आप सबको मुझ पर तरस नहीं आया, पता था ना आपको फातिमा का मेरे अलावा कोई नहीं। अगर मैं भी न रहा तो उसका क्या होगा? आलम की आंखों में नमी उतर आई थी, जिसको देखकर बख्तावर राजपूत और मिसेस राजपूत का कलीजा फटने के करीब था। क्या हम बात कर सकते हैं? वो बहुत दिनों से उससे बात करना चाह रही थी, मगर जब भी आती फातिमा ना उसकी तरफ देखती और ना कोई दूसरी बात या उसकी बात का जवाब देती। आप कौन? फातिमा का इतने दिनों से ये पहला जुमला था जो उसके मुंह से अदा हुआ था, जिसको सुनकर उसने सुकून का सांस लिया। मेरा नाम अंजलि है। मेरी गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ।
अंदर की बार पर जिस नज़र से फातिमा ने उसको देखा वो शर्म से पानी पानी हो। देखो मैं जानती हूँ मेरी गलती थी, पर मेरे से ज़्यादा तुम्हारी थी। मैंने इतनी बार हारन देकर तुम्हें साइड पर करना चाहा, पर तुम कर सुन ही नहीं रही थी, इसलिए मुझ पर बली न डालना। अंदर ने वजाहत करते कहा, मुझ कोई बात नहीं करनी आप जाए। फातिमा सपाट लहजे में बोली, मैं तो चली जाऊंगी। इतने दिनों से मैं यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम अपने घर का एड्रेस या फैमिली में से किसी का सिर्फ फ़ोन नंबर दो ताकि मैं उनको बतलाया करूँ परेशान हो रहे होगे। अंदलीब की बात सुनकर फातिमा की आंख से आंसू गाल पर असला। अंदलीब को उससे हमदर्दी होने लगी। मेरा कोई नहीं, आप जाए यहाँ से। फातिमा चीख कर बोली तो वो हैरान नजरों से उसको देखने लगी, जिसको अचानक से जाने क्या हो गया था। अंदलीब समझ नहीं पाई। देख अंदलीब ने कुछ कहना चाहा, पर फातिमा अपने हाथ से दर्द नोचने लगी तो अंदलीब जल्दी से डॉक्टर को आवाज़ देने लगी, निकल जाए सब के सब, तुम सब ताकत हो मेरे बच्चे के मार दिया, तुम सब ने मेरा बच्चा रिला कभी तुम सबको माफ़ नहीं करेगा। नर्सेस उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगी तो वो आपे से बाहर होती उनको खुद से दूर करके चलाने लगी। मेरा बच्चा। फातिमा अपने पेट पर हाथ रखती धाड़े मार मार कर रोने लगी। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया तो उसने जल्दी से उसको इंजेक्शन लगाया। अंदलीब को फातिमा में अपना आप नजर आने लगा। वो पूरी तरह कब ठीक होगी। कुछ देर बाद अंदलीब ने डॉक्टर से पूछा, वो खुद ठीक होना नहीं चाहती, किसी बात का गहरा सदमा जाए। उन्होंने या तो वो अपने बच्चे का है या किसी और बात का, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्दी वो ठीक होगी, डॉक्टर ने बताया तो उसने गहरी सांस खींच ली। बस चार्ज कब मिलेगा? अंदलीब को अचानक ख्याल आया तो पूछा, 1 हफ्ता मजीद इनको यहाँ रहना होगा, कुछ टेस्ट लेने हैं उनके। डॉक्टर ने जवाब दिया, क्या बेहतरीन इलाज के बाद भी बच्चे का चांस नहीं? अंदलीब को जो सवाल परेशान कर रहा था वो पूछा, देखे बस अंदलीब ये अल्लाह के काम है, हो सकता है फिर सालों बाद बच्चा पैदा हो जाएगा, पर कोई खास उम्मीद नहीं। आपकी पेशेंट बहुत कम हो रहे हैं, अगर ये बच्चा बच भी जाता, पैदा हो भी जाता तो उनको बहुत मसाइल होते थे, वहाँ के बचने के चांस कम होते। खुद देख सकती है वो है भी कमजोर, इस दरमियान बेबी कैरी करना उनके लिए मुश्किल होता। जाने कैसे वह बाप 17-18 साल की बच्चियों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी में डाल देते हैं। डॉक्टर अपनी बात कहकर चला गया, पर अंदलीब को उसकी आखिरी बातें समझ नहीं आई। गुजरे जमाने में तो 15 साल की उम्र में शादी हो जाया करती थी, वो तो कर जाती थी। बच्चे की बस आजकल की नाजुक जनरेशन। अंदलीब बड़बड़ाती बेंच पर बैठ गए। कुछ दिन बाद आदल बात कर रहे हो। मिसेस राजपूत एक नंबर डायल करती कंफर्म करने लगी, हेलो आंटी, हमें कैसे याद कर लिया आज, और बल्कि वहाँ बदौलत आदल बात कर रहा है। दूसरी तरफ से शौक लहजे में जवाब दिया गया, बेटा क्या तुम पाकिस्तान आ सकते हो, तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी ज़रूरत है। मिसेस राजपूत नन लहजे में बोली, क्या हुआ है? शाह को आदल फिक्रमंद हवा, यहाँ आ जाओ, सब पता चल जाएगा। अब आदम को एक तो वो जो संभाल सकते हो, खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। उसने रात को सोता नहीं, सारा दिन जाने कहाँ होता है, कुछ पता नहीं, और अब 2 दिनों से बुखार में तब रहा है, पर हमसे बात करना दोबारा नहीं कर रहा। वो रोते हुए बोली, पर शाह को हवा क्या है? उसने तो कभी ऐसा नहीं, क्या असल बात है? आप मुझे परेशान कर रही है। आदल के लहजे में परेशानी साफ गया थी, जितना हो सके उतनी जल्दी पाकिस्तान आ जाओ। मिसेस राजपूत इतना कहती काल कट करके आदम के कमरे में आई, जहाँ वो वनूदी में था। पास खड़ी रोमी सा उस पे सर पर ठंडे पानी की पटिया कर रही थी। आदम को होश आ जाए तो बाहर चली जाना। मिसेस राजपूत ने संजीदगी से रोमी सा को मुखातब किया, क्या मिला वैसे, मुझे इतना कच करने के बाद भी सोचा था आदम को शराब का नशा होगा तो बैठ जाएगा, पर मानना पड़ेगा आपका बेटा है। बड़े मजबूत आसाब का नशे में भी मुझे मुंह लगाना जरूरी नहीं समझा। सारी रात उस पर सामने थी, बहुत कोशिश की, पर उसने क्या क्या खुद को वाशरूम में बंद कर दिया। आनंद के माथे पर पटिया करती रोगी सा जले भले लहजे में बोली, बड़ी बेहया लड़की हो, हमने तुम्हें ये सब करने का नहीं कहा था, बस ये कहा था जब वो फलिट में आए तभी उस फातिमा को कॉल करके बुलवा लेना, पर तुमने क्या उसको नशा आवर दवा देकर जना करना चाहा, खुद तो जानी औरत हो, मेरे बेटे को भी जानी बनाना चाहा। मिसेस राजपूत उसकी बात सुनकर पहले तो सख्ती की हालत में आई, फिर कड़े लहजे में कहा, मुझे कुछ कहने से पहले खुद का चेहरा आईने में देखे आलम से शादी के ख्वाब मैंने नहीं आपने देखा थे। यार आ रही थी तो आपने कहा आलम शाह हुस्न परस्त है, तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की उस पे 60 महीने रही, मगर बजाय रहे जो कभी उसने कभी एक नज़र उठाकर मुझे देखा हो। रूनी सा तंजिया लहजे में बोलकर उनको खामोश करवा, आज तुम्हारा डिस्चार्ज है।
इतने दिन हो गए अपना नाम तक नहीं बताया तुमने। अंजलि ने खामोश बैठी फातिमा को मुखातब किए कहा, शानजिर आलम नाम है। फातिमा बना उसकी तरफ देख कर बोला, बहुत प्यारा नाम है, मेरिड हो। अंजलि ने जान बूझ कर ये सवाल किया, आपसे मतलब? फातिमा की बात पर अंजलि ने घूर कर उसको देखा, जिसका एटीट्यूड खत्म होने को नहीं आ रहा था। बहुत बेमुरव्वत लड़की हो, वैसे मैं इतने दिनों से तुम्हारी वजह से अस्पताल में बेआराम रही हूँ। अपनी छोटी बहन को अकेला छोड़कर तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रही हो अपनी जान पर इतने वक्त से नहीं कर, और ये तुम हो जो सीधे बार का जवाब नहीं दे रही। अंजलि ने तासुब से उसको देख कर कहा, गलत बयानी मत करें, आप यहाँ मेरी वजह से नहीं बल्कि अपना वेट कम करने की वजह से रखी हुई है। आपकी वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसका कफारा करने की कोशिशों में है, आप जो कभी पूरा नहीं हो सकता। फातिमा की इतनी साफ हुई पर अंजलि बुला जवाब हुई, जो भी हो तो तुम्हारे साथ ना। अंजलि ने अपना बदन कायम करना चाहा। आपका जितना खर्चा हुआ है वो मैं अदा कर दूंगी। फातिमा की बात अंजलि को किसी तमाचे से कम न लगी। फजूल बकवास मत करो, मैंने किसी खर्चे की बात नहीं की, इसलिए ज्यादा खुददार बनने की जरूरत नहीं। अंजलि पहली बार उससे सख्त हुई तो फातिमा ने उसकी तरफ देखा, जिसकी गोरी रंगत सूख पड़ थी। उसको देखकर फातिमा को जाने क्यों पहली बार एहसास कमती हुई। पहली बार दिल में ख्याल आया कि काश वो भी खूबसूरत होती तो आलम उससे उगता नहीं जाता। आलम का ख्याल आते ही उसने जोर से आंखों को बंद किया। मुझे किसी हॉस्टल में छोड़कर आप अपने घर चली जाना, पर हॉस्टल वो हो जो इस शहर से बहुत दूर कौन न हो। फातिमा की बात पर अंजलि के सर से गुजरी। अब ऐसा हॉस्टल में कहा तलाश करो जो कौन न हो, और क्या तुम किसी से भाग रही हो? बात करते करते आखिर में अंजलि ने मशकूक नजरों से उसको देख कर कहा, क्या आप वकील है? फातिमा ने पूछा, नहीं। अंजलि ने झट से इनकार किया, लेडी पुलिस में है। तीसरा सवाल ऑफ कोर्स नॉट। अंजलि को समझ नहीं आया वो ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है, रिकॉर्डिंग करती है। फातिमा के फिर से अजीब सवाल पर अंजलि अच्छा खासा तक उठी। नहीं हूँ। कच पर तुम क्यों पूछ रही हो? अंजलि तरंगा उठी। इतना जज तो ने नहीं किया जितना इसने कच मिनट में कर दिया। फातिमा को देख कर अंजलि बस सोच पाई, अगर आप इनमें कच नहीं तो इतने सवालात और तफ्तीश क्यों कर रही है? फातिमा ने पूछा, गलती हो माजरा। अंजलि उसके सामने हाथ जोड़कर जले कटे अंदाज में बोलकर कमरे से बाहर चली। उसके जाने बाद फातिमा गहरी सांस फाड़ आंखों को बंद कर। अंजलि, तुमसे बाहर कोई मिलने आया है, ड्राइंग रूम में है। अंजलि बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। जब नईन की आवाज पर वो बेजारी से उठकर बाहर आई जहाँ रेहान खड़ा था। उसको देखकर अंजलि को हैरत का झटका लगा। जी मैं आप ऑफिस क्यों नहीं आ रही? रेहान उसको देखकर पूछने लगा, मैंने जॉब छोड़ दी है। अंजलि ने बताया वजह। तुम्हें बताना जरूरी नहीं, अंजलि ने बेवफी से कहा तो वो अजीब तरह से मुस्कुरा कर सर्च कर गया। अगर वजह में हूँ तो प्लीज आप ऑफिस दोबारा ज्वाइन करें, मसला मुझसे है तो मैं जॉब छोड़ देता हूँ। रेहान ने संजीदगी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं। अंजलि ने कहा, मैं आपका तलबगार हूँ, मुझे आपसे कल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सारी उम्र आपका इंतजार करूँगा। मेरी दरख्वास्त है, कल से आप ऑफिस आए। रेहान संजीदगी से कहता बाहर निकल गया। अंजलि कितने ही पल अपनी जगह से हल नहीं पाई। वो अंदर जाने के लिए जैसी ही पलटी आई को खड़ा पाया जो शरीर नजरों से उसको देख रही थी। अंजलि उसको नजरअंदाज करके जाने लगी, पर ऐन उसके सामने आती गाना गाने लगी। तेरे दर पर सनम हम चले आए, तो ना आया तो हम चले आए चले आए। ऐन उसकी गर्द बोल बोल घूमती गाना गाने में मस्त थी। बंद करो अपना फटा हवा स्पीकर। अंजलि उसका बाजू पकड़ती तो कर बोली, वर्ड फटा हवा स्पीकर। ऐन सदमे से चोर आवाज में बोली, हाँ फटा हवा स्पीकर। अंजलि भूल कर कहती, अंदर की तरफ न, कदर ही नहीं कोई। ऐन बड़बड़ाती पाँव फटक कर अपने कमरे में आई जहाँ उसका सिर रंग करने लगा। मोबाइल हाथ में पकड़े स्क्रीन को देखा तो कोई अननोन नंबर था। कुछ पल देखने के बाद उसने कॉल रिसीव की। हेलो कौन? उसने पहला सवाल ही क्या, ननीर बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से उभरती आवाज पर ऐन ने नासमझी से मोबाइल कान से हटाकर स्क्रीन को देखा। मैं किसी ननीर को नहीं जानती, खुदा हाफिज। ऐन इतना कहती कॉल कट करने लगी। जब ननीर झट से बोला, प्लीज कॉल मत काटना, मुझे जरूरी बात करनी है आपसे, आपकी बहन अंजलि के बारे में। अंजलि का नाम सुनकर ऐन को हैरत ने आ घेरा। तुम हो कौन, मेरी बहन को कैसे जानते हो? ऐन सख्त हुई। सब बता दूंगा, बस तुम मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ। ननीर इतना कहकर कॉल काट गया। पीछे ऐन हेलो हेलो कहती रह गई।